साथियों, मैं हूं विशु बर्मन। आप सबका वेलकम है सीएससी गुरुकुल फैमिली में। जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे 90 डेज प्लान प्रीलिम्स मास्टर प्लान के बारे में। ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स को 90 डेज में कैसे क्रैक कर सकते हैं और क्या हमारा स्मार्ट स्ट्रेटेजी रहेगा। ठीक है, ये मेरे थ्रू आप लोगों को बताया जाएगा, क्योंकि मैं आपको कुछ अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देना चाहता हूँ। आई एम विशु बर्मन, फाउंडर एंड यूपीएससी मेंटर सीएससी गुरुकुल। मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है वो मास्टर डिग्री रहा है हिस्ट्री में, यूजीसी नेट क्वालिफाई है मेरा हिस्ट्री में, एंड एम बैचलर ऑफ लॉज। ठीक है, अपीयर्ड हुआ हूँ यूपीएससी सिविल सर्विसेज में, एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस लिखा है मैंने 3 टाइम्स, एंड सीडीएस क्वालिफाई हूँ। ठीक है, एसएसबी आउट हूँ। गाइडेंस यूपीएससी एस्पिरेंट सिंस मैं 2023 से मैं दे रहा हूँ बच्चों को गाइडेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग है मेरा, जो मेरा बोल सकते हैं कि एक्सपीरियंस जो रहता है। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ओरिएंटेड प्रिपरेशन करवाता हूँ, स्ट्रक्चर एंड एग्जाम स्ट्रेटेजी है, एनालिटिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूपीएससी ट्रेंड्स है। अब मैं आपको बता सकता हूँ इन सब एक्सपीरियंस जो मेरा रहा है 3 टाइम्स प्रीलिम्स एंड मेंस लिखने का, और मैं कैसे कह सकता हूँ कि आप 90 डेज़ में एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो। अब यहाँ पे मैं उन बच्चों की बात नहीं करूँगा जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, जो जीरो हैं। हम यहाँ पर उनकी बात नहीं करेंगे, मैं उनकी बात करूँगा जिन्होंने अपनी एनसीईआरटीज़ को कवर कर लिया है ना, कवर कर चुके हैं। 1 या 2 टाइम्स इनका रिवीजन आपने अच्छे से कर लिया हो। ठीक है, हम उन बच्चों की बात करेंगे इन 90 डेज़ में वे कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैं भी जब प्रिपरेशन के टाइम पे, अभी मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ऐसा नहीं है ना, तो मैं जब प्रिपरेशन करता था तो मैं क्या करता था, मैं टाइम को स्लॉट करता था। मतलब 90 डेज़ का जैसे प्लान बनाया है तो मैं उनको डेज़ वाइज अपना कैटेगराइज करके उन पर काम करता था। ठीक है, तो अब मैं आपको वही बताऊँगा, वही मेथड बताऊँगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। आपको स्लाइड्स में वेइंग स्केल्स दिख रहा होगा ये। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि एक कॉर्नर पे इसका हैवी वेट है, जिसको बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, और ये रैंडम स्टडी या एंड मोटिवेशन के थ्रू जो बच्चा चलता है उसका नहीं हो पाता है। देखो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, जिसके पास प्लान होगा, डिसिप्लिन होगा, वो एग्जाम को 90 डेज़ में क्रैक करके ले जाएगा। ठीक है, तो वो कैसे करेगा, आइए हम उस पर बात करते हैं। देखिए, जो प्रीलिम्स है वो 3 पिलर पर मतलब लाई करता है। एक तो आपका एलिमिनेशन, एक्यूरेसी एंड रिवीजन। एलिमिनेशन कब होगा, एलिमिनेशन आप कब करोगे, जब आपके पास बेसिक नॉलेज और बेसिक कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होंगे आप लोगों के। ठीक है, और बेसिक नॉलेज और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी एक्यूरेसी इंक्रीज करेगी। एलिमिनेशन एंड एक्यूरेसी कब और ज़्यादा इंक्रीज करेंगे, जब आप लोग रिवीजन करोगे। ठीक है, हम क्या करते हैं, हम एक बुक को रीड करते हैं और बस करते चले जाते हैं, और 1 टाइम रीड कर हम लोग सोचते हैं कि यस डन इट, हमारा हो गया है। बट नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको मैनी टाइम्स रिवीजन करना होगा। जब मैं आपको बता रहा हूँ मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है, मैंने जब 3 टाइम्स प्रीलिम्स निकाला है और 3 टाइम्स मेंस लिखा है, वो किस बेस पे लिखा है, मैंने आपको पता है हमारी पॉलिटी की काफ़ी एक फेमस बुक, इसको हम बाइबल ऑफ पॉलिटी बोलते हैं, एम लक्ष्मीकांत। ठीक है, आप सोच सकते हो कि मैंने उसको कितनी बार रीड किया होगा इन 3 ईयर्स में। मैंने उनको, आप यकीन मानना, एम लक्ष्मीकांत को मैंने 100+ टाइम्स रीड कर चुका हूँ। ठीक है, सिंपल है, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, ये सच बोल रहा हूँ, है ना। तो आपको ट्रस्ट करना होगा कि रिवीजन आपको बार बार करना होगा। अब रिवीजन के मेथड अलग अलग हो सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके रिवीजन करते हैं, कुछ टेस्ट लगा के करते हैं। एक बार आप ना एम लक्ष्मीकांत या कोई भी एनी बुक, उसको एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए, उसके बाद PYQ लगाइए, उसके बाद टेस्ट लगाइए, फिर वहाँ पे जो आप कमियां देख रहे हो अपनी टेस्ट में और PYQs में, उसको आप क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। क्या करोगे, नोट डाउन करोगे। ठीक है, फिर उनको रिवाइज करोगे उन कमियों को जो आपने कमियां की हैं। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आप लोगों को। ठीक है, आई लास्ट 90 डेज डिसाइड सिलेक्शन, यस दिस इज इंपॉर्टेंट, है ना। ये हो सकता है, बट रैंडम स्टडी से ज़्यादा क्या फोकस करना है, स्ट्रेटेजी स्टडी को। ठीक है, मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, डिसिप्लिन बहुत कुछ होता है। ठीक है, मोटिवेशन 10% वर्क करेगा, बट डिसिप्लिन आपका 100% वर्क करता है। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात। ये 90 दिन आपकी रैंक डिसाइड करेंगे। यस, आपका प्रीलिम्स, जब आप प्रीलिम्स के लिए पढ़ोगे तो इट मीन्स कहीं ना कहीं आप मेंस भी साथ के साथ कवर कर रहे होंगे। आंसर राइटिंग भले ही आप नहीं कर पाओगे इन 90 डेज़ में, कर सकते हो यदि आप 2 क्वेश्चन एवरीडे लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं ये बोल रहा हूँ, आपने जब प्रीलिम्स का पढ़ा तो आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए, रिवीजन स्ट्रॉन्ग हो गया। ठीक है, फिर आपको रिटर्न बेस में उसको मेंस में लिखना होता है। ठीक है, और आपकी नॉलेज इनहेंस हो रही है, तो आप मतलब इंटरव्यू में जब जाओगे, आपकी इंटरव्यू की कॉल आएगी तो आप उसको ईजिली क्लियर कर दोगे। समझ रहे हो मेरी बात। तो ये इंपॉर्टेंट होती है ना। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो, हमने इसको ना अलग अलग फेस में डिवाइड किया गया है। जैसे डे 1 से लेकर डे 30 तक, मतलब आप ये मान के चलिए 21 फेब से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस प्लान को जो भी एग्जीक्यूट करेगा वो 21 फेब से करेगा। ठीक है, 21 फेब से आपके 30 डेज जो भी बैठ रहा है 1 मंथ के लिए 21 मार्च। ठीक है, ये फेज फर्स्ट है आप लोगों का, 21 फेब से एंड 21 मार्च। ठीक है, फाउंडेशन एंड फुल कवरेज पर हम बात करेंगे, फाउंडेशन एंड फुल कवरेज पर हम बात करेंगे। ठीक है, देखो कंप्लीट स्टैटिक सिलेबस, हमें एक बार हमें पूरा स्टैटिक सिलेबस कंप्लीट कर लेना चाहिए। आपको पता होगा कि स्टैटिक सिलेबस कितना इंपॉर्टेंट होता है।
80-20 का रूल। 80-20 का मतलब 80% स्टैटिक एंड 20% करंट। बच्चे इस टाइम करंट के ऊपर करंट के पीछे भागते हैं। विजन की मैगजीन हो गई, फोरम की मैगजीन हो गई, करंट में उलझे रहेंगे। बट आप देखोगे जैसे कि आप लोग मेरी, यदि आप हम लोगों से जुड़े हुए हैं ना, तो हमने PYQ सीरीज़ चला रखी है, पॉलिटी की एंड इकोनॉमी की। ठीक है, आप लोग देखना कि जो पॉलिटी है वो अमन सर ने करवाई है और इकोनॉमी आप लोगों को मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, पॉलिटी कंप्लीट हो चुकी है 1995 से लेके हमने उसमें 2025 तक के क्वेश्चंस कवर किए हैं विथ चैप्टर वाइज PYQ, ध्यान रखना। इकोनॉमी में मैंने आप लोगों के लिए 15 ईयर के PYQ करवाए हैं। ठीक है, जो 2011 से लेकर 2025 तक के लिए कवर हुए हैं। आप उनको जब देखोगे ना तो आपको पता चलेगा यार कॉन्सेप्ट कितने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए और कॉन्सेप्ट क्यों इंपॉर्टेंट और क्यों बोलते हैं कि प्लीज़ PYQ करके जाइए, क्यों बोलते हैं वो आप समझ जाओगे। क्योंकि इकोनॉमी में जो मैंने आप लोग क्वेश्चन करवाए हैं ना, यदि 15 क्वेश्चन इकोनॉमी के आ रहे हैं ना सर, तो ध्यान रखना 12 क्वेश्चन ना सिंपल बेसिक कॉन्सेप्ट से आ रहे हैं, ना कि करंट अफेयर से। आपको ये सब कोई नहीं बताएगा। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए, कंप्लीट स्टैटिक सिलेबस 1 टाइम्स, इसको एक बार कर लीजिएगा अच्छे से। फिर स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। PYQ पैटर्न समझना होगा आप लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को इकोनॉमी पढ़ाई है, तो इकोनॉमी में एक, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्फ्लेशन वाला कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है, RBI कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपका मॉनेटरी पॉलिसी कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये कितनी बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस। ठीक है, आपका रेवेन्यू, आपका बजट कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है। बजट से मुझे याद आया, मैंने बजट्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और एक बात का ध्यान रखना, जो मैं आप लोगों को बजट पढ़ा रहा हूँ ना, वो पार्ट्स में है। ठीक है, जाइए वीडियोस को देखिए, इजीली बेसिक कॉन्सेप्ट तक मैंने आप लोगों को करवाए हैं। ठीक है, चलिए। ठीक है, PYQ पैटर्न को समझना, ये भी आप लोगों को। CSAT स्टार्ट करना। देखो प्लीज़ बच्चों, मैं आप लोगों को अभी बोल रहा हूँ, CSAT को इग्नोर मत करना। कभी आप सोचते हो कि CSAT विदाउट मैथ आप क्लियर कर जाओगे, ये भ्रम है आप लोगों का। रीजनिंग तो गायब हो गई है CSAT में से। मैथ आता है और कॉम्प्रिहेंशन आता है। मतलब ऑफिशियली CSAT में रीजनिंग भी है, बट क्वेश्चंस में आपको 1-2 क्वेश्चन ही मिलेंगे रीजनिंग के। ठीक है, बट ज़्यादातर वेटेज कॉम्प्रिहेंशन और मैथ का होता है। जिन बच्चों ने मैथ प्लस कॉम्प्रिहेंशन दोनों मिक्स कर लिया है और प्रैक्टिस कर रहे हैं, ज़्यादा नहीं, मैं आपसे बोलता हूँ कि 2 आवर तो दो। देखो यार, CSAT में 2 आवर चाहिए। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने GS अच्छे से कर ली है, बहुत अच्छे से GS कवर कर ली है। ठीक है, बट आपका CSAT वीक है, आप फेल हो गए, आप करोगे क्या? नॉलेज के लिए नहीं पढ़ रहे हो ना, नॉलेज के साथ साथ हमें एग्जाम भी निकालना है, तो इसलिए बोल रहा हूँ CSAT जरूर करें। ठीक है, और आगे मैं बताऊंगा CSAT के लिए मैं आपके लिए क्या इनिशिएटिव लाया हूँ और चल भी रहा है। ठीक है, वो भी बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो ध्यान रखना, CSAT बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। भले ही पासिंग मार्क्स 30% पासिंग मार्क्स की बात करें, बट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बच्चे यहीं रुकते हैं, यहीं फेल होते हैं। ठीक है, अब मैं बताता हूँ आपको किस प्रायोरिटी में आपको क्रैक करना है। ठीक है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है हम लोगों का? प्रायोरिटी ऑर्डर है, पहले हम पढ़ेंगे पॉलिटी एंड ज्योग्राफी, जो कॉन्सेप्चुअल बेस है। ठीक है, इनसे क्वेश्चन गलत होने की पॉसिबिलिटी काफ़ी लो होती है। ठीक है, उसके बाद हम आएंगे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट। इकोनॉमी में कवर करा चुका हूँ आप लोगों को, बेसिक भी करवा चुका हूँ। एनवायरनमेंट के लिए भी आप लोगों के लिए सरप्राइज है। प्लीज़ फुल वीडियो को देख के जाना, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। पॉलिटी अमन सर ने करवा दी है। ठीक है, विद PYQ बेसिक्स पर आप जाइए, कॉन्सेप्ट रिवाइज कीजिए, जो आपने गवर्नर पढ़ा है, कोई टॉपिक पढ़ा है, उसको रिवाइज कीजिए एंड उसके PYQ लगाइए। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, हम पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री एंड साइंस एंड टेक। ठीक है, देखो ऐसा है, मॉडर्न हिस्ट्री जो है आपको बार बार रिपीट करनी पड़ेगी। साइंस एंड टेक, ठीक है, ये साइंस एंड टेक, हाँ साइंस एंड टेक के लिए आप लोगों को मैं यही बता देता हूँ, 16 मार्च से मैं आप लोगों के लिए साइंस एंड टेक ला रहा हूँ। ठीक है, काफ़ी अच्छे से आप लोगों को समझाऊंगा और ज़्यादा हैवी नहीं है, 2 बार आप वीडियो देखोगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम रखते हैं एंशिएंट एंड मिडिवल को। ठीक है, बच्चे बोल रहे हैं कि सर मॉडर्न में से क्वेश्चन गायब हो गए हैं, बट हो सकता है UPSC भाई पता नहीं कब क्या बदल दे, हो सकता है इस बार मॉडर्न ज़्यादा लिया है, क्योंकि काफ़ी साल से मॉडर्न के क्वेश्चंस में जो है गिरावट हमको देखने को मिल रही है। ठीक है, बट हो सकता है UPSC इस बार मॉडर्न को हाई करते, क्योंकि बच्चे एंशिएंट मिडिवल पढ़ के जाएंगे, इसलिए हर टॉपिक की अपनी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, एंशिएंट एंड मिडिवल आप कवर करके जाना। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ये बता दिया मैंने किस रेंज में आप लोगों को अपना करना है। ठीक है, PDF चाहिए, PDF आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगी, ये वाली PDF। टेलीग्राम का लिंक मैं कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, प्लीज़ ज्वाइन आइए। और डेली एसेंशियल करंट अफेयर्स, देखिए एनवायरनमेंट की करंट अफेयर की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि एनवायरनमेंट अमन सर जो है आप लोगों को पढ़ा रहे हैं रिलेट करके विद करंट अफेयर्स। ठीक है, करंट अफेयर को रिलेट करके पढ़ा रहे हैं अमन सर, ध्यान रखना है ना, प्लस PYQ भी करवा रहे हैं आपको, है ना। इकोनॉमी में करंट अफेयर की मैं वीडियोस जल्दी लाने वाला हूँ, जब ये PYQ सीजन खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द डेली स्टडी स्ट्रक्चर 8 से 9 आवर्स आइडली होना ही चाहिए। देखो 98 डेज रह गए हैं यार, ठीक है, सिंपल बात है, पता भी नहीं चलेगा कब में चले गए, फरवरी तो जाने को है, ठीक है। तो 8 to 9 आवर्स तो चाहिए चाहिए स्टडी का, है ना। अब उसको कैसे डिवोट करते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, आप लोग कुछ नहीं करना है, 3 आवर्स जो है वो स्टैटिक पोर्शन सब्जेक्ट को देना है, वो भी डीप वर्क करना है 3 आवर्स, ठीक है। 2 आवर्स टॉपिक PYQ, जो आपने 3 आवर्स स्टैटिक पढ़े हैं ना उसका PYQ कर लीजिए, या ऐसा कीजिए 2 सब्जेक्ट यदि आप दिन में लेके चल रहे हैं, यदि आज आप स्टैटिक में पॉलिटी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो साथ के साथ क्वेश्चन से तो पॉलिटी के PYQ कर लीजिए, या आप इकोनॉमी के कर लीजिए, या आप एनवायरनमेंट के कर लीजिए, जो आपको अच्छा लगे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, ठीक है। ये कोई बाध्यकारी नहीं है, ठीक है, कोई बाउंडेशन नहीं है ना। और 1.5 आवर 1.5 घंटा, ओ सॉरी 1.5 आवर जो आप करंट अफेयर को दीजिएगा, ठीक है। करंट अफेयर के पीछे ज़्यादा मत दौड़िए, क्योंकि करंट अफेयर का वेटेज जितना नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, जितना ना आप लोग वो होते हैं ना TT 365 दे के घबरा जाते हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। 1 आवर सेम डे रिवीजन, प्लीज़ जिस दिन आपने स्टैटिक पढ़ा है, जो आपने पढ़ा है 1 आवर नाइट में सोने से पहले उसका रिवीजन ले लीजिए, माइंड में मेमोरी में वो बना रहेगा लॉन्ग टाइम तक, ठीक है। एंड 30 to 45 मिनट्स CSAT प्रैक्टिस प्लीज़। आप हो सके तो 2 आवर कर दीजिए या 1 आवर कर दीजिए, प्लीज़ कर दीजिए। CSAT के देखो GS आप लोग कर लोगे, मैं बोल रहा हूँ, CSAT में आप रह जाओगे, CSAT का फियर है। जिस बच्चे का बैकग्राउंड नॉन मैथमेटिकल है वो CSAT में हो सकता है लटक जाए, सिंपल, क्योंकि कई बार होता है। और CSAT के लिए भी आप लोगों को मैं बताऊँगा आगे कि मैं क्या प्रोग्राम लाया हूँ, इसलिए फुल वीडियो देखिए, है ना। एवरी टॉपिक के बाद 50 to 20 PYQ कंपलसरी है। कोई भी टॉपिक आप कर रहे हो 15 से 20 PYQ कंपलसरी करो। PYQ करने कैसे हैं मैं आप लोगों से बोलूँगा, PYQ कैसे करते हो बताइए, बोल रहा हूँ आप लोगों से, बताओ PYQ कैसे करते हो। सपोज दैट कोई क्वेश्चन आया, किसी भी चीज़ पे आया, इकोनॉमी पे आया, इन्फ्लेशन पे आया, उसके 4 ऑप्शंस है, तो आपको 4 ऑप्शंस की नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, एक भी ऑप्शन नहीं छूटना चाहिए। इससे क्या होगा, यदि क्वेश्चन इन्हीं ऑप्शंस को लेकर कोई क्वेश्चन बनाएगा आगे, तो आप इजीली एलिमिनेशन कर दोगे, ठीक है। एलिमिनेशन ऑलवेज नॉलेज बेस होना चाहिए, ब्लाइंड गैसिंग बेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखिए, फेस फर्स्ट गोल्डन रूल्स जो मैंने आप लोगों को बताया। सोर्स आपका NCERT होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए ओनली, ठीक है। अवॉइड मल्टीपल चॉइस, ठीक है, वो बोलते हैं ना कि 10,000 किताबों से पढ़ने से अच्छा है कि हम एक किताब को 10 बार पढ़ लें, है ना, या 10 किताबों को 10 टाइम्स पढ़ लें। मैंने बताया जैसे मैं अपने 3 ईयर की जर्नी में मैंने M लक्ष्मीकांत जो है वो मैनी टाइम्स पढ़ी है, ठीक है। स्पेक्ट्रम की मैं आपको बुक दिखा दूंगा ना, उसके पेजों की हालत ऐसे है जो कबूतर उड़े हुए हैं, इस हिसाब से पढ़ी है मैंने, ठीक है। तो मतलब कहने का एक ही बुक को पढ़ा है, या तो बिपिन चंद्र पढ़ लो, या स्पेक्ट्रम पढ़ लो, या M लक्ष्मीकांत पढ़ लो, या DD बसु पढ़ लो, पढ़ो एक बुक, ठीक है। तो इसलिए अवॉइड मल्टीपल सोर्स, ठीक है। सेकंड, नोट मेकिंग, नोट्स कम अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा, मतलब ये नहीं कि आपने नोट्स बनाए और नोट्स ऐसे बना दिए कि मतलब M लक्ष्मीकांत जो है बुक 800 पेज हो गई मान के चलो, और आपके जो नोट्स हुए वो 500 पेज हो गए, तो आपने तो दूसरी बुक तैयार कर दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके नोट्स हो जाने चाहिए, यदि M लक्ष्मीकांत आप पढ़ रहे हो तो 50 पेजेस में आपके नोट्स कंप्लीट हो जाएंगे, दैट्स इनफ, 50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है। वही स्मार्ट नोट्स कहलाते हैं। और नोट्स में क्या ऐड होता है आपको पता है, नोट्स में क्या ऐड किया जाता है, नोट्स में वो ऐड किया जाता है जो आपको याद करने में प्रॉब्लम हो रही है, जिसको आप बार बार भूल रहे हो, बस वही नोट्स होते हैं, ठीक है। रिवीजन, सेम डे रिवीजन इंपॉर्टेंट मैंडेटरी है, बिकॉज वो आपकी मेमोरी में लॉन्ग टाइम तक बना रहेगा, ठीक है। वैलिडेशन, इफ़ यू कैन नॉट सोल्व PYQ यू हैव नॉट अंडरस्टैंड द टॉपिक, येस, यदि आप PYQs को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो मतलब आपने अपना टॉपिक अच्छे से कवर नहीं किया है। यदि मैं बोलता हूँ 80-57 पर PYQ आ रहा है तो आप उसको कवर कर लो, ठीक है, उसको सॉल्व करो। यदि आप वहाँ स्टेटमेंट को फिल्टर नहीं कर पा रहे हो कि कौन से स्टेटमेंट होंगे या कौन से स्टेटमेंट सही है, तो इसका मतलब क्या, आपका टॉपिक क्या है वो वीक है, तो इसलिए जाइए और आप उस टॉपिक को दोबारा रिवीजन कीजिए। तो इससे क्या होगा, PYQ से आपको पता चलेगा कि आपका क्या टॉपिक वीक है और क्या स्ट्रॉन्ग है और क्या वीक है, ये आप लोग जान गए, ठीक है। आइए अब फेज़ 2 में आते हैं। फेज़ फर्स्ट में हमने कवर कर लिया। फेज़ फर्स्ट में हमने क्या देखा था, बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे, ठीक है। देखिए मैं दिखा देता हूँ, ये आपका फेज़ फर्स्ट था, हमने देखा सब आपका ये हमने सब्जेक्ट करे, ठीक है। कंप्लीट स्टैटिक सिलेबस हो गया, स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, PYQ पैटर्न हो गया, CSAT स्टार्ट करना, ये मैंने आपको फेज़ फर्स्ट में बता दिया, ठीक है। अब आते हैं फेज़ सेकंड में। देखिए जो फेज़ सेकंड है वो डे 31 से लेकर 60 तक है। जो फेज़ फर्स्ट है वो फेज़ फर्स्ट जो है वो डे 01 से आपके 30 तक है, ठीक है। ये फेज़ सेकंड की बात हो रही है। आइए द मॉक एंड कंसोलिडेशन फेसेस की बात हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या है, डेवलप एप्लीकेशन स्किल्स एंड एलिमिनेशन टेक्निक्स, ठीक है। भाई मैंने आपको जितना भी मैं आपको इकोनॉमी का और भी सब्जेक्ट्स की PY करवाऊंगा, आप लोगों को टेंशन मत लेना। इकोनॉमी के PYQ करवाए हैं ना मैंने, आप जाइए लेक्चर देखिए, मैंने वहाँ बताया कि एलिमिनेशन कैसे काम करेगा, ठीक है। तो प्लीज़, तो आप जब मॉक दोगे, जब आप लोग मॉक दोगे
जब आप लोग मॉक टेस्ट लगाओगे, जब आप मॉक लगाओगे तो आपकी एलिमिनेशन एंड एप्लीकेशन स्किल्स जो है ना वो काफ़ी इंप्रूव होएगी। आपके इंट्यूशन में ऐड हो जाएगा एप्लीकेशन और एलिमिनेशन करना, ये स्किल्स आ जाएंगी आपको। बट उससे पहले आपको मॉक लगाने होंगे, कम से भी कम 50 मॉक्स तो लगा के जाइए। अभी टाइम है आप लोगों के पास। अब मैं बता रहा हूँ उसका रूटीन क्या है मॉक लगाने का, है ना। देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिंपल है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अटेम्प्ट 1 फुल लेंथ मॉक लीजिए या सेक्शनल मॉक लीजिए, लगाइए। एवरी 3rd डे में 1 मॉक जरूर लगना चाहिए। मान लिया आपने 3 डे पॉलिटी पढ़ी, ठीक है, 3 डे में पॉलिटी कवर की एंड 3 डेज बाद आपको एक मॉक लगाना है पॉलिटी का। यदि सेक्शनल लगा रहे हो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बच्चे पुराने हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत सारे अटैम्प्ट दे चुके हैं, वे बच्चे क्या करें, वे सब एस्पिरेंट्स क्या करें, वो FLT लगाएं बस। वहाँ से आपको जो जो कॉन्सेप्ट वीक होंगे पता चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है, या तो नेक्स्ट डे कर लीजिए, नेक्स्ट डे नहीं कर सकते तो उसी दिन आपको कंप्लीट एनालिसिस करना है। एनालिसिस में वो पॉइंट्स आपको हाईलाइट करने हैं जहाँ आपको कमियाँ दिख रही हैं, ठीक है। अपडेट रजिस्टर, एक रजिस्टर आप लोगों को बनाना है, एक नोटबुक बनानी है जहाँ पे आप अपनी कमियाँ लिखोगे कि लाइक भाई मैंने इल्बर्ट बिल जो है, इल्बर्ट बिल जो विवाद है वो कब आया आप भूल गए, क्या उसके प्रोविज़न थे वो भूल गए, तो वो नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। रिवाइज वीक एरियाज, ठीक है, आपको एवरी डे तो नहीं बट हाँ लास्ट डे वीक के आपको जो जो आपके वीक एरियाज है उसको रिवाइज करना है। मतलब वो रिवाइज कहाँ से करोगे, इस नोट डाउन से जो आपने बनाई ना ये रजिस्टर, इसमें आपने जो वीक्स पॉइंट्स लिखे हैं उनको रिवाइज करना है, ठीक है। फिर अगेन वही साइकिल आपको स्टार्ट करना है, एक फुल लेंथ टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट लगाना है। इससे आप काफ़ी इंप्रूव हो जाओगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रॉन्ग है और कौन सा वीक है, ठीक है। आप फिर पूरी बुक को एक साइड वन साइड टू एंड साइड तक नहीं पढ़ोगे कि एक बुक खोली शुरू से लेकर आखिरी तक बस पढ़ते चले गए, नहीं। आप अपने रजिस्टर को देखोगे, रजिस्टर से देखा कि भाई पॉलिटी या हिस्ट्री या इकोनॉमी ये वीक है सब्जेक्ट या ये टॉपिक, आप बुक खोलोगे वो टॉपिक कवर करोगे, बात खत्म, आपका रिवीजन सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आइए, ये मैंने बात बताई आपको फेज़ 2 की, जिसमें हम 31 से 60 डेज़ का कवर कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट फेज़ में हमने क्या करा था, सारे बेसिक जो स्टैटिक सब्जेक्ट उनका रिवीजन कर लिया था। उसके बाद हम टेस्ट फेज़ पे आएंगे, हमने टेस्ट लगाया। सेकंड फेज़ में हमने बात किसकी करी, टेस्ट की, ठीक है। और फर्स्ट फेज़ पर स्टैटिक कॉन्सेप्ट की और रिविजन्स की, ठीक है। चलिए, डिकोड मॉक एनालिसिस, डिकोडिंग मॉक एनालिसिस, ठीक है। मार्क्स से ज़्यादा एनालिसिस इंपॉर्टेंट है, इस बात का ध्यान रखना। बहुत से बच्चे परेशान होते हैं। अब आपने जैसे विज़न का टेस्ट लगाया, ठीक है, विज़न का टेस्ट लगाया, आपके नंबर ज़्यादा आए, या आपने मान लीजिए दृष्टि का टेस्ट लगा दिया, या किसी भी अदर इंस्टीट्यूट का टेस्ट लगा लीजिए, हमारा इंस्टीट्यूट का टेस्ट लगाया है आपने, ठीक है, आपके स्कोर ज़्यादा आ गए, ठीक है, आज ज़्यादा आ गए, हो सकता है कल कम आ जाए। तो स्कोर को लेके आपको निराश नहीं होना है, आपको ये देखना है कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है और अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करते चलना है। इसलिए एनालिसिस आर इम्पोर्टेंट, ठीक है, मार्क्स इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल गैप, अब गलतियों का रजिस्टर बनाओगे तो कॉन्सेप्चुअल गैप लिखोगे, अननोन फैक्ट्स, एक्शन, ठीक है, रीड, सोर्स, अगेन, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस, यदि आप दूसरी मिस्टेक की लगाओगे ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई ये क्वेश्चन मैंने ओवर कॉन्फिडेंस में रोंग कर दिया था, ठीक है, फिर हम देखेंगे उसका लॉजिक क्या था। सिली मिस्टेक्स, मतलब आप जब रजिस्टर बनाओगे उसमें तीन ऐसे लाइन कर लेना, ठीक है। एक में लिखना कॉन्सेप्चुअल गैप, एक में लिखना ओवर कॉन्फिडेंस और एक में लिखना सिली मिस्टेक, ठीक है। अब लिख लेना कौन सा क्वेश्चन या कौन सा टॉपिक कैसे रोंग हुआ। यदि कॉन्सेप्चुअल आपके इल्बर्ट बिल विवाद पर यदि कॉन्सेप्ट अच्छे नहीं है तो मतलब वो गलत हो गया कॉन्सेप्चुअल की वजह से, ठीक है। आपको 1857 आता था, आपको पता था कि लखनऊ से जो लखनऊ है वहाँ से बेगम हजरत महल ने लीड किया था, बट आपने ओवर कॉन्फिडेंस में मनाना साहिब लगा दिया तो वो हो गया ओवर कॉन्फिडेंस, दिस इज रॉन्ग। सिली मिस्टेक, क्वेश्चन आप पढ़ रहे हो वहाँ लिखा है कि प्लीज़ नॉट करेक्ट, बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, बट आपने सही वाली बता दी जबकि बतानी थी आपको कि गलत कौन सी है, ठीक है। तो ये ऐसे आपको करना है। बहुत सारे बच्चे कर देते हैं, क्वेश्चंस लिखा होता है नीचे लिखा होता है कि प्लीज़ सेलेक्ट नॉट करेक्ट, बच्चे करेक्ट करके आ जाते हैं, करेक्ट वाली स्टेटमेंट चूज़ कर लेते हैं, जबकि क्वेश्चन पूछ रहा है कि नॉट करेक्ट कौन सी है, ठीक है। इसलिए आपको ये PYQ क्यों लगाने जरूरी है, मॉक्स क्यों एनालिसिस करने जरूरी है, इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। आइए, एनालिसिस द ब्रिज बिटवीन 80 मार्क्स टू 110 मार्क्स। यस, एनालिसिस करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आपके मार्क्स भी बूस्ट करेंगे, ठीक है। फेज़ 2 में रिवीजन के फोकस एरियाज कौन कौन से होने चाहिए। देखिए, पहला फेज़ 2 में आपको पॉलिटी 3 फुल रिविजन्स हो जाने चाहिए। जियोग्राफी का आपका मैथ्स और प्लस कॉन्सेप्ट हो जाना चाहिए, ठीक है। एनवायरमेंट में स्कीम्स प्लस कन्वेंशंस और बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना चाहिए आपको फेज़ 2 में, ठीक है, जो आपका मोटा 1 महीने का समय मिलेगा आपको। इकोनॉमी में बेसिक टर्म्स प्लस बजट में आप लोग कवर करवा ही रहा हूँ, बेसिक मैंने कॉन्सेप्ट वीडियो डाली हुई है फुल 24 वीडियोज़ है, ठीक है। एंड PYQ आप लोगों के लिए चल ही रहे हैं, वो भी फिनिश होने पे हैं, ठीक है। पॉलिटी के अमन सर मैंने बता दिया,
अमन सर की वीडियोज़ हैं, पढ़ी हुई है, जाके देखिए, PYQ काफ़ी अच्छे से कराया हुआ है, ठीक है। फिर आप आओगे हिस्ट्री पे। भाई हिस्ट्री पे आप आओगे तो टाइम लाइन क्लियरिटी आपको पता होनी चाहिए कि भाई आपको पता होना चाहिए कि ये बोलते हैं कि आपका कौन सी चीज़ें कब आई, मतलब रोलेट एक्ट कब हुआ, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपका लखनऊ पैक्ट हुआ, रोलेट एक्ट हुआ, साइमन कमीशन हुआ, ठीक है, लखनऊ समझौता हुआ, ये सब आपको पता होना चाहिए कब किस टाइम हुआ, अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई, ठीक है, ये सब आपको पता होना चाहिए। कब कौन आया, कौन सा गवर्नर कौन सी पॉलिसी कब लाया, ये आपको पता होना चाहिए। इन चीज़ पे आपको फोकस होना चाहिए फेज़ 2 में, ठीक है। रिवीजन फोकस एरियाज जो होने चाहिए बड़े इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पहले बोल रहा हूँ, ठीक है। आइए अब आते हैं फेज़ 3 में, लास्ट फेज़ है। जब लास्ट फेज़ है तो इसलिए बोला गया फेज़ 3 रैपिड रिवीजन मोड। अब आपको बस कुछ नया नहीं पढ़ना है, जो आपने पढ़ लिया उसका रैपिड रिवीजन करना है। इसके ऑब्जेक्ट क्या है, मेमोरी कंसोलिडेशन। आपने इतना कुछ पढ़ लिया है, उसको कंसोलिडेशन करने के लिए आपको क्या करना है, रैपिड रिवीजन करना है लास्ट के आपके ये 30 डेज़ में, ठीक है, लास्ट फेज़ 3 में। मेमोरी कंसोलिडेशन, स्पीड, एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। आप क्वेश्चन को विद इन टाइम मॉक, जब आप मॉक लगाओगे तो विद इन टाइम आप लोगों का वो कंप्लीट होना चाहिए, एक्यूरेसी बननी चाहिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस बिल्ड होना चाहिए। ऑब्वियसली सी बात है, जब आप ज़्यादा टाइम रिवीजन करोगे, मॉक टेस्ट लगाओगे, स्पीड पे काम करोगे, एक्यूरेसी सही आएगी, तो कॉन्फिडेंस भी आपका क्या होगा, बिल्डअप होगा, ठीक है। देन प्लान 1 मॉक एवरी 2 डेज़। पहले हम मॉक लगा रहे थे 3 डेज़ में 1 मॉक, 3 डेज़ में 1 मॉक चल रहा था, बट अब 2 डेज़ में 1 मॉक चलेगा। 50 से 60 क्वालिटी क्वेश्चंस डेली करने होंगे, ठीक है, मिक्सअप क्वेश्चन आप मिक्स करना, ठीक है। स्ट्रिक्ट रूल्स, सिर्फ रिवीजन, नो न्यू सोर्स, ध्यान रखना, ओनली रिवीजन, नो न्यू सोर्स तो उठाना ही नहीं, ठीक है। नो न्यू बुक, नो रैंडम यूट्यूब होपिंग, नो न्यू नोट्स, दिस इज की, ये की वर्ड है भाई, इसको नोट डाउन कर लो, माइंड में सेट कर लो। बच्चे यूट्यूब पे ये भी सर्च करते हैं, वो भी सर्च करते हैं, ऐसा नहीं। जो आपने एक फैकल्टी पढ़ ली उसकी वीडियोस कई बार देखो, चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो, एनीवे, ठीक है। कोई नई बुक्स उठाने की जरूरत नहीं है, एक बुक को कई बार पढ़ो। नो रैंडम यूट्यूब, नो नेवर नोट्स, न्यू नोट्स, किसी भी न्यू नोट्स को उठाने की जरूरत नहीं है। मार्केट में बहुत सारे इंस्टीट्यूट अपना पैसा बनाने के नोट्स को बेचते हैं। देखो सिंपल बात है, मैं सब बोलूँगा, बच्चे गुमराह हो जाते हैं, अपने पुराने नोट्स को छोड़ के नए नोट्स पे जाते हैं, फिर वो अलग कॉन्सेप्ट को देखते हैं, इसलिए वहाँ पे उनकी फील्डिंग सेट हो जाती है, मतलब फेल हो जाते हैं, ठीक। वोट टू रिवाइज द फाइनल 30 डेज, जो फाइनल 30 डेज फेज 3 की बात कर रहे हैं, तो पॉलिटी आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गए होंगे। आप अब आर्टिकल्स देखोगे, पॉलिटी में अमेंडमेंट्स देखोगे, भाई 42 अमेंडमेंट्स को क्यों मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एंड नेशनल पार्क्स, आप बायोस्फीयर रिजर्व देखोगे, मैपिंग देखोगे, जियोग्राफी की मैपिंग देखोगे, रिवर्स देखोगे, ठीक है, आप लोग पासिस देखोगे, है ना, ये सब आप देखोगे। बोलन पासिस किधर है, रोहतांग पास किधर है, रिवर देखोगे, जियोग्राफी, है ना, इकोनॉमी इंडिकेटर्स देखोगे, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी या उसके मेंबर्स कितने होते हैं, सब आप देखोगे, है ना। कमेटी एंड रिपोर्ट्स के बारे में इतना कुछ आता नहीं है, बट हाँ जो करंट में रही हैं वो देख लेना, ठीक है। 1 ईयर करंट न्यूज़ अफेयर करके जाओगे, ठीक है। मैप एंड लोकेशंस, ये सब आप करोगे लास्ट के 30 डेज़ में, ये रिवीजन आप लोगों का प्लान होगा, है ना। आइए अब बात करते हैं सी सेट की। देखिए सी सेट स्ट्रेटेजी, ठीक है, पैरेलल ट्रैक की बात हो रही है। डोंट लेट सी सेट रूइन योर जीएस सक्सेस, ठीक है। सी सेट बहुत जरूरी है, पहली बात मैं बता रहा हूँ, बिना जीएस सक्सेस आप कर ही नहीं सकते बिना सी सेट के, सिंपल बात है, ठीक है। देखिए मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस टाइप से मैंने आप लोगों के लिए प्लान डिवाइड किया है। देखो मंडे टू ट्यूसडे हम 2 डेज़ क्वांट मैथ्स को करेंगे। वेडनेसडे में आप लोग रीजनिंग कर सकते हो, जिसकी रीजनिंग अच्छी है वो स्किप कर सकता है, वो मैथ को टाइम दे देगा, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करोगे आप थर्सडे को, फ्राइडे और टू संडे तक आप क्या करोगे, प्रैक्टिस करोगे मिक्स क्वेश्चंस की, ठीक है। आप देखो जब आप क्वांट पढ़ोगे तो फोकस ऑन कॉन्सेप्ट, ठीक है, बिल्डिंग लॉजिकल फ्लो, इनहेंस कॉम्प्रिहेंशन एंड टाइमिंग एंड मॉक एंड रिव्यू, ठीक। आपका टारगेट होना चाहिए, मुझे पता है कि भाई मॉक्स सी सेट में जो बच्चा 27 क्वेश्चन करके आ जाता है, राइट, वो पास हो जाता है, बट हमारा टारगेट होना चाहिए हमें 50 क्वेश्चन तो अटैम्प्ट करने चाहिए। देखो ऐसा कि 27 आप सिर्फ करके आओगे और वही सही हो जाए, वो तो गलत है। 50 क्वेश्चन आप करके आओ, ठीक है, मेरा मानना ये है ना। आप 50 करके आओगे तो आपके 35 के आसपास राइट हो जाने चाहिए। मैं उसको बताऊँगा कैसे करना है, ठीक है। देखिए मैंने सी सेट में आप लोगों के लिए प्रोग्राम चला रखा है, ये मैंने इसमें आप लोगों को नंबर सिस्टम कंप्लीट करा दिया है। नंबर सिस्टम में मैथ पोर्शन से आप बिलीव करना 15 to 18 क्वेश्चन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेंगे। 12 क्वेश्चन तो आपको डायरेक्टली नंबर सिस्टम से देखने को मिलते ही मिलते हैं। नंबर सिस्टम मैंने कंप्लीट करा दिया है, ठीक है। और जल्दी जैसे मेरा इकोनॉमी PYQ सीरीज़ कंप्लीट हो जाएगा, हम हम सी सेट को
कंटिन्यू करेंगे, ध्यान रखना। HCF एंड LCM मैंने पढ़ा दिया है वहाँ पे, ठीक है। उसका एक लेक्चर अपलोड हो चुका है, आगे के लेक्चर में अपलोड करूँगा जल्दी। आई होप फेब एंड से पहले पहले मैं स्टार्ट कर दूँ, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट चल रहा है, प्लीज़ जाइए 1.2 की स्पीड या 1.5 की स्पीड पे आप जाके देखिए, बट देखिए प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है। आपको पूरा कहीं भी यूट्यूब पर ऐसा CSAT लेक्चर नहीं मिलेगा, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, बाद में पछताना ना पड़े, ठीक है। तो आपको ये सब करना है। CSAT स्ट्रेटेजी मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दी है, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना प्लीज़, टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मैं वहाँ एक CSAT मैथ प्रैक्टिस ग्रुप चला रखा है, लिंक पड़ा हुआ है हमारे मेन टेलीग्राम पे इस ग्रुप का, ठीक है। तो प्लीज़ ज्वाइन कर लेना। आइए, एग्ज़ाम वाले दिन आपको वो आर्ट आनी चाहिए कि क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट किया जा सकता है या कैसे कर सकते हैं कि हमारा स्कोर सेफ रहे, ठीक है। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए सेफ अटैम्प्ट्स के लिए आपको 70 to 80 क्वेश्चन तो आपको करना पड़ेगा भाई। मैं आपको बोल रहा हूँ 70-80 नहीं, अब तो आपको 90 क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे। 100 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, उसमें से आपको 90 तो क्वेश्चन करना ही पड़ेगा। 90 to 95 क्वेश्चन आपको करने ही करने हैं, ठीक है। करोगे कैसे? आपको कि सर ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपको रिस्क लेना होगा। कैलकुलेटेड रिस्क पर ही UPSC प्रीलिम्स के क्वेश्चन निकलते हैं। 30 क्वेश्चंस के बाद ना आप लोग ये कहोगे सर हमारा तो बेसिक कॉन्सेप्ट खत्म, वो सॉरी 30 क्वेश्चंस के बाद आप कहोगे सर डायरेक्टली क्वेश्चन तो कोई मिला नहीं, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस पर, ठीक है, आपके नॉलेज बेस पर रहेंगे। एलिमिनेशन काम आएगा, और वो कहाँ से आएगा एलिमिनेशन ट्रिक, और जो आर्ट आती है वो आती है, मैंने आपको बताया मॉक से, इसलिए बोल रहे हैं मॉक लगाओ, PYQ लगाओ, ठीक है। तो द आर्ट ऑफ अटेम्प्टिंग, कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा भाई। टोटल टारगेट्स आपको 85, 80, 95 के बीच में होना चाहिए आपका एग्जाम निकालने के लिए। रिस्क मैनेजमेंट होगा, कैलकुलेटेड रिस्क होगा, टोटल टारगेट मैंने आप लोगों को, ये सेम बात यहाँ पर रिपीट होगी, मैंने आपको बता दिया है भाई। ऐसे ही काम होगा। जब मैं पेपर देता हूँ तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, तो मैं उसमें से 95 अटैम्प्ट करके आता हूँ, ठीक है, और मेरा पेपर निकलता है, बिकॉज मैं एलिमिनेशन ट्रिक का यूज़ भी करता हूँ विद नॉलेज बेस, ना कि ब्लाइंड गैसिंग। बिल्कुल मत कर देना भाई, नो ब्लाइंड गैसिंग, ठीक है। जब एलिमिनेशन ट्रिक कहाँ से सीखोगे? जब आप मॉक लगाओगे, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे। एक एलिमिनेशन ट्रिक यदि गलत है तो आपको पता चल जाएगा ये गलत क्यों है, ठीक है। आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो आपका पेपर पक्का 100% निकलेगा, ठीक है। जल्द ही मैं आप लोगों के लिए 15 मार्च से एक नया इनिशिएटिव लाने वाला हूँ, जिसमें हम लोग 2018 से लेकर 2025 तक मैं आपको पेपर बताऊंगा कि रैंडम जो क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे राइट किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए सेकेंडली बात, साइंस एंड टेक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। 15 मार्च से मैं ये भी स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। आइए, 90 डेज रैंडम आपका स्नैपशॉट्स में बता देता हूँ। फेज फर्स्ट कवरेज कॉन्सेप्ट प्लस PYQ, फेज 2 में आपको मॉक टेस्ट एनालिसिस करना है, फेज 3 में रैपिड रिवीजन मैंने आप लोगों को बताया। एक बात का ध्यान रखना, कंसिस्टेंसी इज इक्वल टू सिलेक्शन। और कंसिस्टेंसी कब आती है? जब आपके पास डिसिप्लिन हो, ठीक है, मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन हो, ठीक है, ध्यान रखना। अब मैं आइए कुछ आपको बता देता हूँ। देखिए, अमन सर ने ये पॉलिटी PYQ चलाया हुआ था, ये वीडियोस कंप्लीट हो गया है, जाइए आप लोग देखिएगा, ठीक है। मेरी साइड से इकोनॉमी वीडियोस चल रही है, 2022 तक मैंने करवा दिया है इकोनॉमी PYQ सीरीज़। ये वीडियो मैंने कवर करवा दिया आप लोगों को, जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट प्लस लॉजिकल अप्रोच बताई है। और एक बात का ध्यान, जिस बच्चे का इकोनॉमी वीक है वो इस वीडियो को जरूर देखें, जिन्होंने थोड़ी बहुत भी पढ़ी है, क्योंकि मैंने यहाँ कॉन्सेप्ट आपको इन डिटेल्स में बताए हैं, डिटेल्स में कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने आप लोगों को। ध्यान रखना, बार बार रिपीट हो रहे हैं वही कॉन्सेप्ट एवरी क्वेश्चन पेपर में, ध्यान रखना, ठीक है। और एक आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ है, मैं बोलूँगा आप लोगों के लिए एक और न्यूज़ मैं बोलने वाला हूँ। वो न्यूज़ ये है कि जल्द हम 21 फेब से अमन सर की वीडियोज़ आ रही हैं, एनवायरनमेंट मास्टर क्लासेस प्रीलिम्स 2026 गेम चेंजर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी इसमें है, PYQ भी इसमें है, प्लस करंट अफेयर भी सर आप लोगों को करवा रहे हैं एनवायरनमेंट की फ़िल्टर करके। तो प्लीज़ आप लोगों से उम्मीद करता हूँ आप ये वीडियो पसंद करोगे, ठीक है। चलिए, मैंने आप लोगों को बता दिया इकोनॉमी सीरीज़ में मेरी वीडियो आ रही है, ठीक है। तो फाइनल मैसेज आप सभी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स के लिए फाइनल मैसेज क्या है? UPSC नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, UPSC नॉलेज का एग्ज़ाम नहीं है, जजमेंट का एग्ज़ाम है। रिवीजन इम्पोर्टेंट होता है रीडिंग से ज़्यादा, ध्यान रखना। कंसिस्टेंसी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है मोटिवेशन से। तो रिवीजन एंड कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। मॉक एनालिसिस इज इक्वल टू गेम चेंजर। यदि आप मॉक दे के रख रहे हो, एनालिसिस नहीं कर रहे हो, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मॉक दो, एनालिसिस करो एंड अपने लिए गेम चेंजर बनो। अगर आप डिसिप्लिन रहे तो 90 दिन आप लोगों के लिए काफ़ी है प्रीलिम्स निकालने के लिए। ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, ठीक है।
ऑल द बेस्ट फॉर यू फॉर प्रीलिम्स 2026। आप सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट बोला जा रहा है, ठीक। CSC गुरुकुल फैमिली की साइड से एम्पावरिंग माइंड्स इन एनलाइटनिंग फ्यूचर्स, ठीक है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब प्लीज़। आप लोगों की हमें बहुत सपोर्ट की जरूरत है, आप लोग हमें सपोर्ट करें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मोर स्टैटिक इनसाइट्स। एक और बात, मैं एक प्लान सोच रहा हूँ कि जैसे जैसे टाइम आएगा बच्चे होपलेस होते जाएंगे। 20 मार्च से आप लोगों के लिए मैं मेंटोरशिप प्रोग्राम लाने की बात सोच रहा हूँ, ठीक है। हम लाएंगे, ये प्लान हम लाएंगे, एग्जीक्यूट करेंगे अमन सर, और मैं आपको 1 to 1 मेंटरशिप प्रोग्राम प्रोवाइड करवाएंगे, बहुत ही मिनिमम चार्जेस पर, ठीक है। आपको इसलिए हम करवा रहे हैं कि उस मेंटरशिप में हम आपके, देखो हम लोग भी स्टूडेंट्स रहे हैं, हम लोग भी एस्पिरेंट्स रहे हैं, अमन और मेरे, है ना, लंबे टाइम से, ठीक है। हमको पता है बच्चा इस एग्ज़ाम प्रेशर में क्या क्या फेस करेगा और हम आपको कैसे रिलीव कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस टाइम कोई मेंटोर नहीं थे, बट हमने एक लंबा जर्नी और रास्ता तय किया है, तो हम आपके मेंटोर बनेंगे और आपके जो भी आपको काम रखेंगे, शांत रहेंगे, आपकी एक एक प्रॉब्लम को हम सुनेंगे 1 to 1, ठीक है। ये 20 मार्च से हम ला रहे हैं आप लोगों के लिए, ठीक। तो चलिए आज के लिए हम इतने रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे यहाँ तक सुना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने साथियों को भी शेयर करना यार, क्योंकि वे भी किसी न किसी दुविधा में है, हर कोई अपना स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। एंड चलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।